दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज अपने देश की ही न्यूज लेंगे। 7 राज्यों में चुनाव है और चुनाव के दरमियान जो भी चीजें हो रही है वो सब लोगों को अभी आपको मालूम ही है। वेस्ट बंगाल बीजेपी का बहुत बड़ा टारगेट है और वो किसी भी हालत में वेस्ट बंगाल का डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिगिनिंग से उसके पीछे जो पड़े हैं और जितने पूरे ब्यूरोक्रेट है अपने हिसाब से बीजेपी ने बैठाई। चीफ इलेक्शन कमीशन उनका पपेट है और निश्चित रूप से जिस तरीका से वहां पे हेराफेरी और सब कुछ हो रहा है, 95 लाख वोट्स को काटा गया और वो उसके कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पे डिस्टर्ब करने की ये गुंजाइश नहीं रखी और कहा कि भाई वी आर हेल्पलेस, और इस तरीका से कह के उन्होंने फिर दोबारा सत्ताधारी को उन्होंने सपोर्ट किए जैसे ही इन्वायरमेंट पैदा हुआ है। ये सब सिचुएशंस जब चल रही थी तब अभी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में जितने भी वोट थे, मुस्लिम वोट उसका काफी बड़ा होता, वो 25% वोट की काट डाले। अभी ममता बनर्जी के 25% यदि वोट हिंदू मुस्लिम वोट कट जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको काफी नुकसान होने की संभावना है। इसके पश्चात भी जो लेटेस्ट सर्वे आए, सर्वे में यह देखा गया कि फिर दोबारा तृणमूल कांग्रेस ही वहां पे रहेगी। अभी कितना सच है और क्या है और वक्त में क्या क्या होगा इसके बारे में बताना उगड़ है, बड़ी दिक्कत है। और कोई भी प्रेडिक्ट करने के बाद में भी प्रेडिक्शंस उसमें किस तरीका से आते हैं इसके बारे में तो बिल्कुल ही संभव है, क्योंकि हम लोगों ने बिहार के इलेक्शंस में देखा कि जिस तरीका से उलझान आए हैं वो निश्चित रूप से वो पूरे के पूरे चौंकाने वाले थे। इस बीच और एक महाराष्ट्र की एक बात है, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मसला चल रहा था। वहां पे एकनाथ शिंदे का कोई आमदार सांसद चुन के आया और उसके बाद में वो सब मैटर्स हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में कांग्रेस के जो भी डिफीटेड थे उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे वोट डिलीट हुए और इतना इस तरीका से इस प्रकार से ईवीएम में कुछ धांधली की गई और उसके माध्यम से मैं हारा। ये सब चार्जेस चल रहे थे। उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट को यह बताने में आया कि आप इसको इस तरीका से ये हुआ, सब पूरा प्रूफ दिए गए और उसके पश्चात ये उनको कंपेल कर किया गया कि आप ये ईवीएम के पूरा का पूरा जो है आप अपने सामने खोलिए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरर्स है ईवीएम का उसको बोले कि आप उसको जांच को उसको भी बुलाए और प्रीलिमिनरी जांच कैसे होगी वो उसके बारे में देखो। और वो कोर्ट ने माना। जैसे ही ये कोर्ट में माना तब हाई कोर्ट में हुई, ये सब कांग्रेस वालों को बड़े उम्मीदें आने लगे, थोड़ा सा स्माइलनेस आया। उसी तरीका से बीजेपी और शिवसेना अपना शिंदे गुट में काफी नाराजी हो गई। उनको लगा कि शायद हो सकता है हमारी पूरी की पूरी चोरी पकड़े जाएगी या कुछ होगा। ये सब सिचुएशन क्यों आती है, क्यों ऐसी चोरी करके ये करते हैं और आखिर करके भी करते क्या है? केवल एंड केवल पैसा कमाना, अपने आप को ये करना, कोई देश के प्रति किसी को लेना देना है ही नहीं है और जितना भी नंगा नाच करना है वो सब करने का ही जो भी सत्ता में रहते वही लोग काम करते, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा कभी ये नहीं, इतने सालों में मुझे याद नहीं कि कोई ऐसा आमदार या कोई खासदार हो या कोई सांसद हो कि जिसको मेमोराइज किया जाएगा कि इस आदमी ने यार रियल कुछ ना कुछ किया है, लोगों के लिए किया है। रियली ऐसे ही लोग चाहिए। ऐसा आदमी मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसा मेमोराइज हो गया। 2-4 लोग हो गए भी, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में जिस तरीका से चल रहा है तो वो तो निश्चित ही है। अब फिर भी हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी उससे भी ठीक ठाक है। जिस तरीका से अमेरिकन डेमोक्रेसी में डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाल किए पूरे वहाँ के लोगों के, ये कम से कम हमारे इंडिया में संभव नहीं है। यहाँ पे दोनों पार्लियामेंट चलते रहती, दोनों खींचतान चलते रहती, लोगों के संवाद होते रहते। अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन जो जिस तरीका से अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने जो बर्बाद किया और वन साइडेड पूरा का पूरा डिसीजन दिया और ईरान से कोई लेना नहीं देना है, उसके साथ में वार छेड़ के पूरे अपनी इकोनॉमिकल पूरा का पूरा उन्होंने खत्म कर दिया। ऐसे सिचुएशन में निश्चित ही बहुत परेशानी वाली बात है, नहीं होना चाहिए था। बड़े दिनों के बाद में उम्मीद ऐसी थी कि ये सब अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका का लड़ाई शायद कुछ देर के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म होने के पहले ही फिर नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इंचार्ज
वो उन्होंने ऐलान कर दिया नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मैंने लेबनान के लिए ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। और लेबनान के ऊपर में उन्होंने कंटिन्यूसली बम्बार्डिंग किया, जबकि अभी यहाँ पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली लिखा था कि ये जो अपना सीज फायर है वो ऑल सभी लोगों को इंक्लूडिंग सभी देशों के लिए ये रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में लेबनान ने को भी उसमें इंक्लूड था, लेकिन इसके ऊपर में जो सफाई दी गई इजराइल की तरफ से, उन्होंने कहा कि लेबनान के ऊपर में ये नहीं था। और हम लोगों ने किया जाके स्पष्ट रूप से यहाँ पे पाकिस्तान के भी लोग बड़े इसमें आ गए, अचंभे में आ गए कि उन्होंने वो जो वर्ड पीस की जो ये की थी, उन्होंने वकालत की थी और उन लोगों ने सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया था। पीछे से चाइना भी था, बहुत सारे वीडियोज ऐसे भी आए कि ये सब डील के पीछे में चाइना भी था, सभी लोग थे। और चाइना ने ईरान को मना लिया था क्योंकि वो उससे किसी का कुछ नहीं हो रहा था, सभी लोग अपने इसमें वार में लगे थे, लेकिन रिहेबिलिटेशन पे किसी का ध्यान नहीं था। तो निश्चित रूप से ईरान भी उसमें राजी हो गया था। और ये होने के बाद में भी डोनाल्ड ट्रंप ने भी इतना सब होने के बाद में नेतन्याहू को क्या आके पड़ी, क्योंकि सबको मालूम था कि नेतन्याहू के अगेंस्ट में इतने सारे चार्जेस है और वो यदि वहाँ पे इंचार्ज राष्ट्राध्यक्ष बन के बैठे हैं तो निश्चित रूप से यदि उनको स्टेप डाउन हुआ या इसमें हो जाए तो वो उनको जेल जाना तय है। और जेल यदि जरूर हो जाते तो उनको मालूम है कि अपनी पूरी मौत हमारी वहीं पे होनी है। तो अपने मौत को बचाने के लिए आदमी कितने लेवल तक चले जाएगा। और लेबनान में उसने जिस तरीका से हमले चालू किया, वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग मर गए। उसके बाद में बच्चे बूढ़े सभी लोगों को बड़े मेरे ख्याल से कुछ तो भी 800-900 का ये है, और घायल है उसमें से बहुत ही सीरियस 350 वगैरह कुछ लोग हैं। कहने का मतलब ये दुर्बल लोगों के ऊपर में बिना मतलब जिनका कोई लेना नहीं ऐसे इसमें जब ये होता है तो आदमी को बड़ा दुख होता है। सभी को लगता है कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों, किसके लिए चाहिए था। आप सत्ता में हो तो ठीक है, कम से कम मोदी के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है उसने वोट चोरी करना, ये करना, उसने क्या कपड़े बदलने का, देश को हमारा क्या कर दिया उसने, वो सब ठीक है। लेकिन कम से कम जितने भी गरीब लोग हैं उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो हम कांग्रेस के ज़माने से मिल रहा था, और कुछ अनाज और गेहूँ, कम से कम उसके वजह से लोग कहते कि छोड़ो यार सब जो भी हो गया, कम से कम लोग भूखे तो नहीं मर रहे। तो ये इस टाइप की जब बातें आ जाती है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ह्यूमैनिटेरियन ये जिंदा रहना चाहिए। और हमारे यहाँ कम से कम कितना भी हो, लेकिन भूखा तो कोई मरता नहीं है। खैर वो जो भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये वो सब बातें हमको मालूम है। और आने वाले दिन कैसे रहेंगे इसके भी बारे में अंदाज है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं और पूरा का पूरा यहाँ पे रिलेबलिंग करके काम करते हैं। खैर छोड़ो, ये सब चीज़ें तो चलते रहेगी। और ये ऐसे ही देश में जो भी परिवर्तन हो रहा और जो इस तरीक़ा से चलते रहता, अभी अमेरिका जैसे लोगों के जब हाल हम देखते हैं और जितने भी यूरोप में और जो लोग इस तरीक़ा से लड़ रहे हैं उनके हाल देखने के बाद में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वी आर बेटर देन एनीबडी एल्स। तो चलो आज हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।